मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बहादुरगढ़ में आयोजित विजय संकल्प रैली में की शिरकत। कहा, प्रधानमंत्री ने पिछले 10 वर्षों में हर वर्ग के लिए योजनाबद्ध तरीके से किया काम। हरियाणा में लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज। कैथल में राज्यसभा सदस्य सुभाष बराला ने चुनाव कार्यालय का किया शुभारंभ। इंडी गठबंधन के प्रत्याशी डॉक्टर सुशील गुप्ता ने सरकार पर साधा निशाना। भारत मंडपम में भगवान महावीर के निर्वाण महोत्सव का आयोजन। प्रधानमंत्री ने स्मारक डाक टिकट और सिक्का किया जारी। भगवान महावीर के प्रति युवाओं के आकर्षण और समर्पण को बताया देश हित में। और प्रदेश की महिला पहलवान विनेश फोगाट, अंशु मलिक और ऋतिका हुड्डा ने पेरिस ओलंपिक के लिए किया क्वालिफाई। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने दी बधाई। नमस्कार, मैं हूं आरजू। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज झज्जर जिला के बहादुरगढ़ में भाजपा द्वारा आयोजित विजय संकल्प रैली में शिरकत की। इस दौरान रोहतक से भाजपा के लोकसभा उम्मीदवार डॉक्टर अरविंद शर्मा व राष्ट्रीय सचिव ओपी धनखड़ सहित अनेक गणमान्य उपस्थित रहे। रैली को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 साल के कार्यकाल में हर वर्ग के हित के लिए काम किया और योजनाबद्ध तरीके से गरीबों को योजनाओं को लाभ दिया गया। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश का मूलभूत ढांचा और मजबूत हुआ है। उन्होंने हरियाणा की सभी 10 लोकसभा सीटें जीतने का दावा भी किया। पहुंचाने का काम किया है। पहले मुझे नहीं कर सकता था, ये नरेंद्र मोदी है जिसने एक योजनाबद्ध तरीके से इस देश के गरीब की चिंता की है। मुझे ध्यान से है, अगर हम इंडिया गठबंधन की बात करें, 1970 के दशक में इंदिरा गांधी ने एक नया अभियान था और उन्होंने कहा था कि गरीबी हटाएंगे, परंतु भाइयों 55 साल इस देश के ऊपर शासन किया, गरीबी नहीं हटी, गरीब को और गरीब करने का काम इन लोगों ने किया था। भाई, मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने 55 साल तक देश में शासन किया लेकिन गरीबी खत्म नहीं कर पाई। अब कांग्रेस नेता किस आधार पर एक झटके में गरीबी खत्म करने का दावा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा और कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य दीपेंद्र हुड्डा पर भी कटाक्ष किया। कैथल में आज राज्यसभा सदस्य सुभाष बराला ने भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। इस मौके पर विधायक लीलाराम गुज्जर, जिलाध्यक्ष अशोक गुज्जर भी मौजूद रहे। सुभाष बराला ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि जब विपक्ष सोच भी नहीं सकता था, भाजपा ने उसी दौरान हरियाणा के सभी 10 लोकसभा और 90 विधानसभा क्षेत्रों में चुनावी कार्यालय खोल दिए थे।
उन्होंने कहा कि देश लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व मनाने जा रहा है। सभी नागरिक इस पर्व में बढ़ चढ़कर भाग लें और अपने मत का प्रयोग अवश्य करें। उन्होंने कहा कि आज कांग्रेस को लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए भी उम्मीदवार नहीं मिल रहे और भाजपा का परिवार लगातार बढ़ता जा रहा है। भाजपा ने जो 400 पार का नारा दिया है उसमें सारे कार्यकर्ता अपनी मेहनत से जरूर सफल होंगे। 90 विधानसभा क्षेत्रों का कार्यालय उद्घाटन किया था, जब कोई सोच भी नहीं सकता था कि इतना जल्दी कोई पार्टी अपना चुनावी अभियान शुरू कर देगी। भारतीय जनता पार्टी ने अपना चुनावी अभियान का श्री गणेश फरवरी महीने से ही कार्यालयों का उद्घाटन करके कर दिया था कि हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने, एनडीए के हमारी टीम ने एक 400 सीट का आंकड़ा जो तय किया है कि इस बार देश के अंदर एनडीए 400 पार करे और हरियाणा में 10 की 10 सीटों पे हम सबको आशीर्वाद मिले, मोदी जी को आशीर्वाद मिले। इस बात का जो हमने संकल्प लिया है, इस कार्यालय के माध्यम से वो संकल्प अवश्य पूरा होगा। उन्होंने कहा कि जनता को नरेंद्र मोदी की गारंटी पर पूर्ण विश्वास है। जनता विपक्ष के झूठे वादों के जाल में नहीं फंसेगी। हरियाणा की जनता को भाजपा सरकार द्वारा की गई निष्पक्ष एवं पारदर्शी भर्ती नियुक्तियों पर पूर्ण विश्वास है। जनता भाजपा की पारदर्शी नियुक्तियों पर अपनी मोहर लगाकर भाजपा को ही विजय दिलाएगी। के नेतृत्व में हरियाणा में हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सैनी जी के नेतृत्व में और पूर्व में जो हमारे मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल जी ने जिस प्रकार का काम किया, उन कामों के चलते, चाहे वो युवा वर्ग की बात हो, महिला वर्ग की बात हो, किसान वर्ग की बात हो, गरीब वर्ग की बात हो, इन सभी वर्गों के कल्याण के लिए काम किया। देश के आधारभूत ढांचे को मजबूत करते हुए देश की आर्थिक स्थिति 11वें स्थान में वैश्विक स्तर की अगर हम गणना करें उसके आधार पे थी, आज 5वें स्थान पर लेकर के आए हैं। हर वर्ग के लिए, हर वर्ग के कल्याण के लिए जो काम पारदर्शिता के साथ नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकारों के दौर में हुआ है, वो किसी भी दौर में नहीं हुआ। इनका सब वर्गों का भला भारतीय जनता पार्टी ने किया था, भविष्य में भी करेगी। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और इंडी गठबंधन के कुरुक्षेत्र से लोकसभा प्रत्याशी डॉक्टर सुशील गुप्ता ने कल कैथल में एक प्रेस वार्ता की। इस दौरान सरकार पर हमलावर होते हुए उन्होंने कहा कि हरियाणा में एक भी सांसद ने काम नहीं किया है। कुरुक्षेत्र में लड़कों के लिए कोई सरकारी कॉलेज नहीं है, सरकारी अस्पतालों की हालत खराब है। उन्होंने कहा कि जींद कैथल कुरुक्षेत्र एलिवेटेड रेलवे ट्रैक का प्रोजेक्ट कई सालों से अटका पड़ा है। जनता प्रॉपर्टी आईडी को ठीक कराने के लिए धक्के खा रही है। पंचायती राज में सरपंच और पंच खुद खरीदारी करते थे, अब उनकी शक्ति खत्म करके सभी चीजें दोगुने पैसे में सरकार खुद खरीदने लगी। यही कारण है कि आज भाजपा और जजपा के नेता गांव में नहीं जा सकते। पूरे 10 साल में इनकी पार्टी के एक भी सांसद ने कोई काम नहीं किया। नवीन जी खुद गायब रहे और उससे पहले भी उन्होंने कोई काम नहीं किया। कुरुक्षेत्र जिले के अंदर एक भी नया लड़कों का कॉलेज नया ना बना, ना पुराना बना, आज तक कोई कॉलेज नहीं बना। जींद कैथल कुरुक्षेत्र एलिवेटेड रेलवे ट्रैक, ये प्रोजेक्ट बहुत सालों से अटका पड़ा है। मुख्यमंत्री ने भी खुद घोषणा की कि मैं जल्द से जल्द इस प्रोजेक्ट को पूरा कराऊंगा, कागजों में सिमट के रह गया। पंचायती राज के अंदर सरपंच पंच खुद खरीदारी करा करते, गांव देखा करता कि भाई इतने पैसे की चीज इतने पैसे में आई है तो ठीक है, महंगी आई है तो रोला है। अब ये सारे बीजेपी वाले खुद खरीदने लगे, सरपंचों की पावर खत्म कर दी। उन्होंने कहा कि भाजपा ने कौशल निगम के तहत हरियाणा के पढ़े लिखे युवाओं का शोषण किया है। भाजपा जात और धर्म के नाम पर वोट लेना चाहती है। वोट काटने के लिए इनकी टीम बी चौटाला परिवार को कुरुक्षेत्र में भेजा जा रहा है। भाजपा के प्रत्याशी की जमानत जब्त होना निश्चित है। साधन नहीं बचा, जात के नाम पे, धर्म के नाम पे ये वोट लेना चाहते हैं या वोट काटने के लिए इनके सहभागी, इनकी बी टाइम चौटाला फैमिली के यहां भेजा जा रहा है।
अरे ये तो आपने देख लिया, लीलाराम के घर पे गुपचुप मीटिंग हुई है, ऐसे ही खट्टर से मीटिंग करते हैं और कहते हैं हम ये बीजेपी विरोधी हैं, परंतु कोई इनकी एक भी बटन दबता है तो बीजेपी के खाते में मिलता है। आज भारतीय जनता पार्टी जो मर्जी षड्यंत्र रच ले, जिस मर्जी को खड़ा कर ले, इनकी और इनके सहयोगियों की जमानत जब्त होनी निश्चित है। वित्त मंत्री जेपी दलाल ने आज अपने भिवानी दौरे के दौरान किसानों के विरोध व कांग्रेस के दावों के साथ अपनी सहयोगी पार्टी रही जजपा के कटाक्ष पर पलटवार किया। उन्होंने कांग्रेस को डूबता जहाज बताते हुए बार बार नरेंद्र मोदी के तीसरी बार पीएम बनने का दावा किया। उन्होंने चुनाव के पहले चरण में मतदान कम होने पर कहा कि भाजपा समर्थकों ने तो पूरा मतदान किया है, पर कांग्रेस समर्थकों में उदासीनता थी, इसलिए उन्होंने मतदान कम किया। उन्होंने कहा कि राहुल को पता है कि कांग्रेस खत्म हो चुकी है, इसलिए वे अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए ईवीएम का बहाना बना रहे हैं। वे आज अपने आवास पर लोगों की समस्याएं सुन रहे थे। यह है, और जो विपक्ष के लोग हैं उनको अच्छी तरह मालूम है कि मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं और विपक्ष में आपस में फूट है, उनका कोई ध्येय नहीं है, जनता के लिए कोई योजनाएं नहीं है, इसलिए उन वोटर में उदासीनता की वजह से मतदान कम हुआ है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के वोटर ने खूब वोट डाला है और अच्छे परिणाम आएंगे। कर्नाटक में जीत हुई, पीछे राजस्थान में जीत हुई, तब भी यही ईवीएम थी। ये सही है कि राहुल गांधी जी को पता है कि उनकी पार्टी का बिल्कुल ख़त्म होती जा रही है, तो इसलिए ईवीएम का बहाना लेकर के अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं। लेकिन जनता सब समझती है। वहीं किसानों द्वारा भाजपा नेताओं के विरोध पर जेपी दलाल ने कहा कि कांग्रेस अपने समर्थकों से विरोध करवाकर बचे रहने का आखिरी प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का हक है। लोग सभी नेताओं की सुने और फिर वोट अपनी मर्जी से दें। वहीं जजपा नेता दुष्यंत चौटाला के बयान पर वित्त मंत्री ने कहा कि हमें दूसरी पार्टियों का नहीं, जनता का समर्थन चाहिए और वे हमें मिल ही रहा है। कांग्रेस को अच्छी तरह से पता है कि कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है। आखिरी कोशिश वो अपने कार्यकर्ताओं के द्वारा आजकल सोशल मीडिया से वीडियो बनाने का काम कर रही है। ये कांग्रेस को और ले डूबेगी, क्योंकि लोकतंत्र के अंदर चुनाव के वक्त हर पार्टी के कार्यकर्ता को, नेता को अपनी बात कहने का हक है। मैं तो बार बार यही कहता हूँ कि सबकी बात सुननी चाहिए और वोट अपनी मर्जी से जो सोच समझ कर देना चाहिए। सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा एवं निर्वाचक सहभागिता कार्यक्रम यानी स्वीप के तहत आज रोहतक के मयाना गांव में स्थित रेड बॉल क्रिकेट स्टेडियम में जिला प्रशासन व मीडिया के बीच क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया। इस मैच के जरिए मतदाताओं को लोकसभा चुनाव में 100% मतदान के लिए जागरूक किया गया। इस मैच में जिला प्रशासन की टीम ने मीडिया की टीम को हराकर जीत हासिल की। इस दौरान उपायुक्त ने बताया कि मतदाताओं को लोकसभा चुनाव में मतदान के लिए प्रोत्साहित करने हेतु स्वीप अभियान के तहत विभिन्न प्रकार की गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। इसी कड़ी में यह क्रिकेट मैच आयोजित किया गया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए मतदान करना सभी मतदाताओं की जिम्मेदारी है। मतदाताओं को जागरूक करने में मीडिया की अहम भूमिका है। चुनाव का पर्व, देश का गर्व, लोकसभा जनरल इलेक्शन 2024 की वोटिंग हरियाणा में 25 मई को होगी। इसके लिए सभी इलेक्टर्स को ज़्यादा से ज़्यादा नंबर्स में वोटिंग करने के लिए प्रेरित करने के लिए स्वीप अभियान निरंतर चलाया जा रहा है। बहुत ही एक अच्छे माहौल में मैच संपन्न हुआ एंड आई एम श्योर इससे भी जो मतदाताओं को जागरूक करने में बहुत मदद मिलेगी। साथ ही साथ जो बहुत सारे हमारे सारे डिपार्टमेंट्स हैं उनके तहत तो एक्टिविटीज़ चली रही हैं, मतदाताओं को शपथ भी दिलाई जा रही है। और लेकिन स्पोर्ट्स का भी एक जो ज़रिया है वो भी अपनाया जा रहा है, जिसके तहत साइक्लोथॉन ऑर्गेनाइज़ की गई थी एंड इन कमिंग डेज मैराथन भी ऑर्गेनाइज़ की जाएगी ताकि जो मैसेज है हमारा सब तक पहुँचे। ठीक है सर, थैंक यू।
गौरतलब है कि हरियाणा में 25 मई लोकसभा चुनाव के लिए मतदान होना है। स्वीप अभियान भारत में मतदाता शिक्षा, मतदाता जागरूकता का प्रचार प्रसार करने और मतदाता की जानकारी बढ़ाने के लिए एक प्रमुख कार्यक्रम है। इसका प्रमुख उद्देश्य चुनाव के दौरान सभी पात्र नागरिकों को मत देने के लिए जागरूक करना है, ताकि सही मायनों में सहभागी लोकतंत्र का निर्माण हो सके। दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय में आज पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई। इस बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस नेता सोनिया गांधी समेत पंजाब के वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। बैठक का एजेंडा हरियाणा, पंजाब और बिहार की लोकसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा करना था। इससे पहले कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक शनिवार को भी हुई थी। केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अनुराग सिंह ठाकुर ने इंडी गठबंधन पर निशाना साधते हुए इस बार फिर भ्रष्टाचारियों के गठबंधन की सफाई होगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस देश को कमजोर करने की सोचती है और तुष्टीकरण की राजनीति करती है। इस बार फिर इन भ्रष्टाचारियों के गठबंधन की सफाई होगी। लोगों ने मन पक्का बना लिया है। और राहुल जी को मैं इतना कहना चाहता हूं, ना 2014 में ना 2019 में आपको जनता ने जिताया। इस बार भी कांग्रेस की लड़ाई केवल 40 पार करने की है और भाजपा को जनता पूर्ण बहुमत और 400 पार करने का आशीर्वाद देगी। कांग्रेस देश को कमजोर करने की सोचती है। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे उस विधानसभा कॉम्प्लेक्स में लगते हैं जहां कांग्रेस का राज्यसभा सांसद चुनकर आता है तो कांग्रेस चुप रहती है। बम विस्फोट कर्नाटक में होते हैं और आप उस पे भी मूक दर्शक बन के रहते हैं। कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति कितनी करेगी, देश को कमजोर करके विदेशी ताकतों का कितना सहयोग लेगी, क्योंकि इनके बयान उन लोगों से मिलते हैं जो भारत को कमजोर देखना चाहते हैं। जैन धर्म की 24वीं तीर्थंकर भगवान महावीर की जयंती पर आज नई दिल्ली के प्रगति मैदान में स्थित भारत मंडपम में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में शामिल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान एक स्मारक डाक टिकट और सिक्का भी जारी किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि भगवान महावीर की शिक्षा के कारण आज दुनिया में भारत का कद बढ़ा है। भारत दुनिया की एकमात्र सबसे पुरानी और जीवित सभ्यता है, साथ ही मानवता का सुरक्षित ठिकाना है। यह भारत ही है जो स्वयं के लिए नहीं सर्वम की सोचता है। यह भारत ही है जो अहम नहीं व्यम की सोचता है। उन्होंने कहा कि चुनावी भागदौड़ के बीच इस कार्यक्रम में आना मन को बहुत शांति देने वाला है। आज भगवान महावीर का निर्वाण दिवस मना रहे हैं। सदियों और सहस्त्राब्दियों में सोचने का इस सामर्थ्य, ये दूरदर्शी और दूरगामी सोच, इसलिए ही भारत न केवल विश्व की सबसे प्राचीन जीवित सभ्यता है, बल्कि मानवता का सुरक्षित ठिकाना भी है। ये भारत ही है जो स्वयं के लिए नहीं सर्वम के लिए सोचता है। ये भारत ही है जो स्व की नहीं सर्वस्व की भावना करता है। प्रधानमंत्री ने भगवान महावीर की प्रतिमा पर पुष्प अर्पण किए। उन्होंने संतों से आशीर्वाद भी लिया। प्रधानमंत्री ने भारत की आध्यात्मिकता को देश की प्राण शक्ति बताते हुए कहा कि देश की स्वतंत्रता के 75 साल के बाद सभी का प्रण वाद विवाद से निकलने वाले अमृत की ओर आगे जाने को लेकर होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने भारत के सदियों पुराने सत्य, अहिंसा और समभाव व मानवता के संदेश को भी दोहराया। महत्वपूर्ण हो गई है। उन्होंने मानवता को वाद विवाद से बचाने के लिए अनेकांतवाद और शातवाद जैसे दर्शन दिए हैं। अनेकांतवाद यानी एक विषय के अनेक पहलुओं को समझना, दूसरों के दृष्टिकोण को भी देखने और स्वीकारने की उदारता वाला, आस्था की ऐसी मुक्त व्याख्या, यही तो भारत की विशेषता है। साथियों, आज संघर्षों में फंसी दुनिया भारत से शांति की अपेक्षा कर रही है। नए भारत के इस नई भूमिका का श्रेय
हमारे बढ़ते सामर्थ्य और विदेश नीति को दिया जा रहा है। देश भर में आज भगवान महावीर का जन्मोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। उन्होंने पूरे समाज को सत्य और अहिंसा का मार्ग दिखाया। जैन धर्म से जुड़े हुए लोग जैन मंदिरों में जाकर पूजा पाठ कर रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सभी देशवासियों को महावीर जयंती की शुभकामनाएं देते हुए एक्स पर कहा कि भगवान महावीर त्याग, करुणा और संवेदनशीलता के मूर्तिमान प्रतीक थे। उनकी संयम, सदाचार, अहिंसा एवं अपरिग्रह की शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक हैं। आइए इस शुभ अवसर पर हम उनकी शिक्षाओं को अपनाकर सभी जीवों के कल्याण के लिए कार्य करने का संकल्प लें। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेशवासियों को महावीर जयंती की शुभकामनाएं देते हुए एक्स पर अपने संदेश में कहा कि भगवान महावीर के उदात्त आदर्शों का अनुसरण करके हम सभी जीवन में धर्म, शांति और समृद्धि की प्राप्ति के लिए संकल्पित रहें। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की जयंती फतेहाबाद में श्रद्धा और उल्लास से मनाई गई। सुबह पूरे नगर में शोभा यात्रा के बाद जैन स्थानक में जैन साध्वियों ने श्रद्धालुओं से उनके बताए मार्ग पर चलने का आह्वान किया। इस मौके पर नमोकार मंत्र का जाप किया गया। इस अवसर पर एसएस जैन सभा के अध्यक्ष संजय जिंदल और उपस्थित श्रद्धालुओं ने बताया कि भगवान महावीर स्वामी ने सत्य, अहिंसा और करुणा का संदेश पूरे विश्व को दिया। आज के परिवेश में पूरी दुनिया में अहिंसा बहुत जरूरी है। आज यात्रा में शामिल सभी लोगों ने सामाजिक बुराइयों के खिलाफ जागरूक अभियान चलाने का निर्णय लिया है। उनकी जन्म जयंती पे आज सारे समाज ने इकट्ठे होके तो जन्म दिवस मनाया गया है। उन्होंने संदेश दिया था, कभी झूठ मत बोलो, हिंसा के कदम पर चलो, सच की सच्चाई पे चलो, हमेशा एक दूसरे के प्रति स्नेह प्रेम रखने की भावना को कहा था। शोभा यात्रा में शामिल श्रद्धालुओं ने कहा कि भगवान महावीर के दिखाए जियो और जीने दो के सिद्धांत को अपनाकर पूरी दुनिया में शांति स्थापित हो सकती है। और जीने दो, उन्होंने सत्य, अहिंसा और करुणा पर सभी को हमें प्रेरित किया है इस रास्ते पर चलने के लिए, और इसी संदेश को हम जन जन में फैलाना चाहते हैं। और हम चाहते हैं कि हमारे भाई बहन सारे जो इस विश्व भर में हैं वो इस सत्य के, अहिंसा के और करुणा के मार्ग पर चलें, ताकि विश्व भर में एक शांति का, एक उन्नति का माहौल बना रहे। सुबह भगवान महावीर स्वामी जी की प्रभात फेरी निकाली थी। आखिरी 24वें तीर्थंकर थे। इन्होंने सत्य और अहिंसा पर पूरी दुनिया में अपना संदेश फैलाया है। महावीर जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। इन्होंने जैन समाज को बहुत ही अच्छा संदेश दिया। जियो और जीने दो, दया, करुणा के बहुत ही अच्छा संदेश जैन समाज को दिया, ताकि सभी हर एक जीव पे दया करें, हर जीव की रक्षा करें। जियो और जीने का यही मतलब है कि आप भी जिए और दूसरों को भी जीने दें। हरियाणा की महिला पहलवान विनेश फोगाट, अंशु मलिक और ऋतिका हुड्डा ने पेरिस ओलंपिक के क्वालिफाई कर लिया है। किर्गिस्तान के बिश्केक में हुए मुकाबले के दौरान विनेश ने 50 किलो भार वर्ग में कजाकिस्तान की लाउरा को 10-0 से हराकर ओलंपिक का कोटा हासिल किया। अंशु मलिक ने 57 किलो भार वर्ग में उज्बेकिस्तान की सोबिरोवा को 11-0 से और ऋतिका हुड्डा ने 76 किलो भार वर्ग में ताइवान की चांगहुई को 7-0 से हराकर पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया। रोहतक की ऋतिका ने पहला दौर तकनीकी आधार पर बेहतर प्रदर्शन कर जीता। इससे पहले हिसार की पहलवान अंतिम पंघाल विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतकर 53 किलो भार वर्ग में पेरिस ओलंपिक कोटा हासिल कर चुकी हैं। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने तीनों खिलाड़ियों को पेरिस ओलंपिक में क्वालिफाई करने पर बधाई दी। उन्होंने ऋतिका हुड्डा को विशेष बधाई देते हुए कहा कि वे एक सच्ची प्रेरणा है, जो पहले न केवल भारत की पहली अंडर 23 में विश्व चैंपियनशिप बनी, बल्कि अब ओलंपिक खेलों में महिला हैवीवेट वर्ग में पहली बार कोटा हासिल करने के लिए आगे बढ़ी है। हमारी असाधारण नारी शक्ति को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिविल सेवा दिवस पर सभी सिविल सेवकों को शुभकामनाएं दी हैं।
राष्ट्रपति ने एक्स पर कहा कि अथक भावना के साथ देश की प्रगति के लिए काम करने की महान विरासत को आप लोगों ने आगे बढ़ाया है। हमारी सिविल सेवाओं को हमेशा गतिशील माहौल में तेजी से अनुकूलन करने की चुनौती का सामना करना पड़ता है। जबकि सरदार पटेल ने इस दिन अपने भाषण में 3 मूलभूत बातों को रेखांकित किया था। इसमें गरिमा, अखंडता और अस्थिरता को बरकरार रखना था। राष्ट्रपति ने कहा कि मुझे विश्वास है कि आप राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ नागरिकों की सेवा करना जारी रखेंगे। इसके लिए मेरी शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री ने इस दिवस पर सभी सिविल सेवकों को बधाई देते हुए एक्स पर अपने संदेश में कहा कि हमारे राष्ट्र की सेवा में उनकी प्रतिबद्धता और कड़ी मेहनत की बहुत सराहना की जाती है। वे शासन और लोक कल्याण को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे नीतियों को लागू करने, चुनौतियों पर काबू पाने और सामाजिक परिवर्तन लाने में भी सबसे आगे हैं। सभी सिविल सेवकों को उनके आगामी प्रयासों के लिए शुभकामनाएं। गीता मनीषी व जियो गीता के संस्थापक ज्ञानानंद महाराज ने आज भिवानी के अस्पताल में जियो गीता कॉर्नर की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि चिकित्सकों में मरीजों के प्रति सेवा भाव और मरीजों में डॉक्टरों के प्रति विश्वास बढ़ाने के लिए प्रदेश के सभी सरकारी व निजी अस्पतालों में जियो गीता कॉर्नर की स्थापना की जा रही है। उन्होंने कहा कि इस कॉर्नर की मदद से मरीज गीता में लिखित सकारात्मक विचारों को अपनाएंगे। जियो गीता का प्रयास है कि भगवत गीता का व्यवहारिक जीवन में प्रयोग हो। इसके चलते अस्पताल के विभिन्न स्थानों पर रोगियों के मनोबल को ऊंचा उठाने वाले गीता के सूत्र जगह जगह चस्पा किए गए हैं। उन्होंने कहा कि जियो गीता कॉर्नर का उद्देश्य रक्तदान कैंप व मेडिकल कैंप लगाना और लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना है। चल रहा है कि हर क्षेत्र में भगवत गीता की व्यावहारिक उपयोगिता क्या है और कैसे वो व्यवहार में उतारी जा सकती है। मेडिकल सेल जो है जियो गीता का, वो इस रूप में है कि एक और तो डॉक्टर्स उचित ढंग से रोगियों के उपचार में कैसे लग पाए, केवल अर्थ उपार्जन ही लक्ष्य ना रहे, लक्ष्य रहे रोगी के रोग का उपचार करना। ऐसे कुछ छोटे छोटे सूत्र गीता जी के रोगियों का मनोबल बढ़े, डॉक्टर्स अपने कर्तव्य का सही ढंग से निर्वहन करें, डॉक्टर भी अंडर प्रेशर होके काम ना करें, खुले मन से खुले वातावरण में अपनी सेवा का रूप दें चिकित्सा को, तो निश्चित है इस रूप में जियो गीता का मेडिकल सेल यदि व्यवहारिक डॉक्टर्स तक उतर पाता है तो एक बड़ा परिवर्तन कितने बड़े स्तर तक। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की इस वर्ष 16 जून की राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा के लिए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की वेबसाइट पर पंजीकरण प्रारंभ हो गया है। पंजीकरण 10 मई तक किया जा सकेगा, जबकि शुल्क जमा करने की अंतिम तारीख 12 मई है। नेट परीक्षा उत्तीर्ण होने पर जूनियर रिसर्च फेलोशिप दी जाती है और सहायक प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति की पात्रता हासिल होती है। इसी परीक्षा के आधार पर 83 विषयों में PhD में दाखिला मिलता है। इसी परीक्षा के लिए केवल एक आवेदन भरने की अनुमति होगी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने वित्त वर्ष 2023-24 में नए रजिस्ट्रेशन में 19% की ग्रोथ दर्ज की है। सालाना आधार पर दर्ज इस ग्रोथ के चलते अब EPFO सदस्यों की संख्या बढ़कर 1.65 करोड़ हो गई है। इन आंकड़ों में देश में रोजगार की स्थिति सुधारने के संकेत मिलते हैं। इस मामले में श्रम मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि पिछले 6.5 साल में ही 6.1 करोड़ से अधिक सदस्य EPFO से जुड़े हैं। ताज़ा आंकड़ों के अनुसार EPFO ने 2018-19 में 61.12 लाख शुद्ध ग्राहक जोड़े थे, जो 2019-20 में बढ़कर 78,58,000 लाख हो गए हैं। अब आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के आंकड़ों के अनुसार पिछले 6 सालों में श्रम भागीदारी दर और श्रमिक जनसंख्या अनुपात में सुधार देखा जा रहा है। मौसम विभाग ने अनुमान व्यक्त किया है कि पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्रों में आज लू जारी रहेगी और झारखंड और बिहार के अलग अलग हिस्सों में इस महीने की 24 तारीख तक भीषण गर्मी की स्थिति बनी रहेगी। बुधवार तक तटीय आंध्र प्रदेश, यनम, रायलसीमा, तमिलनाडु, पांडिचेरी, कराईकल, केरल और माहे में गर्म और आर्द्र मौसम बना रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार इस महीने की 24 तारीख तक अरुणाचल प्रदेश में छुटपुट और असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में व्यापक वर्षा की संभावना है।
पश्चिम बंगाल, सिक्किम, पश्चिम बंगाल के गांगेय, झारखंड और ओडिशा में कल से 26 अप्रैल तक तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना व्यक्त की गई है। हरियाणा, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और चंडीगढ़ में बिजली कड़कने और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम वर्षा और हिमपात की संभावना व्यक्त की गई है। दिल्ली में आज तेज हवाएं चलने और कल बादल छाए रहने, हल्की वर्षा की संभावना व्यक्त की गई है। अगले 3 से 4 दिनों तक राष्ट्रीय राजधानी में अधिकतम तापमान 38 से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।